अपने बेटे मनमोहन भड़ाना के द्वारा डायरेक्ट किए गए इंसाफ की बात न्यूज चैनल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इंसाफ की बात के नाम से एक न्यूज चैनल डायरेक्टर मनमोहन भड़ाना के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने किया है। अहम मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दिनांक 11 अक्टूबर शाम 5 बजे पार्क प्लाजा में, जिसमें कई अहम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संवाददाता फरीदाबाद से दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। योगदान दिया भारत के पूर्व मुख्य दीप को प्रज्वलित करते हैं। भारत देवों की भूमि है, वेदों की भूमि है, ये प्रार्थना की भूमि है और तपोभूमि है। यहाँ किसी भी शुभ कार्य का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे अतिथि गणों से, कृपया मंचासीन हो और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। माननीय अतिथिगण, चलाओ मत चलो यार, इंसाफ की बात के डायरेक्टर मनमोहन सिंह भड़ाना जी। Create this new channel. I don't want to make a speech, but in and around us, there are thousands of people. They have no voice. They have no voice. They are not even in the periphery of our society. So give them voice. They have got thousands of problems with them, but they are not able to raise their voice. So Insaf ki baat would raise their voice and give their problems to the notice of the authorities. That is the main message which can be done by a channel. So that is, this is a wonderful, channel is a wonderful electronic media where we can do so many public activities. I am sure that they will carry the message and do the rest. Thank you very much for it. बहुत ही सम्माननीय होगी मेरे सभी पत्रकार बंधु, आज की इस सभा के मुख्य अतिथि जी श्री के.जी. बालकृष्णन जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री डी.के. शर्मा जी, फॉर्मर सेशन जज, श्री राजीव जेटली जी, मीडिया एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, स्पोक्सपर्सन बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑल्सो, मदन गोयल जी, इंडस्ट्रियलिस्ट, राकेश गौतम जी, PRO to Haryana government, and my elder brother Sanjay Upadhyay ji, who is a renowned environmental lawyer. और आज हम लोग आप सभी जानते होंगे कि किस लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। जो श्री करतार सिंह भड़ाना जी की सोच है, काफी दिनों से उनके दिमाग में, उनके मन में बात चल रही थी कि भाई कोई ऐसा काम किया जाए जिससे बहुत ही पिछड़े वर्ग के जो हमारे देश के लोग हैं, जो गरीब तबका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है, उनके लिए वो कुछ करें। तो उन्होंने इसी सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने ये एक नया टीवी चैनल खोलने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता है कि इसमें काफी जरूरतमंद लोगों की आवाज को जो ऊपर तक उठाया जाएगा। यहाँ जितने भी पत्रकार महोदय बैठे हैं, आप सभी जानते हैं करतार भड़ाना जी ने अपने पूरे करियर में कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कहीं किसी इंसान का मन दुखा हो। उनकी यही सोच है कि जो काफी लोग हमारे देश में अपनी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनकी आवाज को
किसी माध्यम से ऐसे स्तर तक पहुंचाया जाए जहां पर उनकी सुनवाई हो और कुछ उनके भले में कुछ ऐसे निर्णय किए जाएं या उनकी आवाज को सुना जाए। देखिए, ज्यादा बहुत बुद्धिजीवी तो मैं नहीं हूं और ना ही ज्यादा मुझे पत्रकारिता के बारे में कुछ पता है, लेकिन अक्सर मैं सुनता आया हूं बचपन से कि किसी भी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकारिता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वो चौथे स्तंभ का जो मान है, वो जो सम्मान होना चाहिए, वो उन बाकी 3 स्तंभों की तरह क्यों नहीं हो पाता? जब हम बात करते हैं जुडिशियरी की, तो यहाँ हमारे पूर्व सीजेआई साहब भी बैठे हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो भी एक बार उस पंक्ति में पहुंच जाता है, उस लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसकी क्या रेपुटेशन होती है, कितने मान सम्मान से लोग उसकी तरफ देखते हैं और क्या एक उनका अपना रुतबा होता है। दूसरी तरफ जो दूसरा स्तंभ कहलाता है लेजिस्लेचर, एमपी एमएलए साहब हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कितने मान सम्मान की नजर से देखे जाते हैं। तीसरा स्तंभ जो हमारी फोर्सेस हैं, उनके लिए भी बहुत ही एक सम्मानजनक लोगों के मन में जो उनके प्रति भावना होती है। लेकिन जब हम चौथे स्तंभ की बात करते हैं, पत्रकार महोदय जहां पर बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, कुछ मेरे से बड़े हैं, मेरे भाई हैं, कुछ छोटे भी होंगे, तो मैं आपसे समझना भी चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ का जो मान सम्मान है पूरे हिंदुस्तान में कहीं उस नजर से नहीं देखा जा रहा है कि बाकी 3 जगह तो आपको इतना मान सम्मान है और उसकी पूरे हिंदुस्तान में या पूरे देश में एक अलग स्तर बना हुआ है, लेकिन जहां पत्रकारिता की बात करेंगे तो मतलब कोई भी आता है कि पत्रकार हो तो उस नजर से नहीं देखा जाता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी है ये। तो इसको किस तरह से पूरा किया जाए, इसको मैं समझता हूं, मैं देखिए ज्यादा गहराई वाली बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे मन में ख्याल आता है, देखिए ज्यादा इस वेंचर से मैं इतना जो ताल्लुक नहीं रखता था। मुझे कल ही बताया गया कि इस तरह से ऐसे ऐसे, और मैं इसमें आज आपके बीच आ गया हूं। तो जो मेरे मन में जो ख्याल आ रहे थे मैं आपके बीच वो रखना चाहूंगा कि भाई जब एक जज बनने के लिए एक प्रॉपर एक चैनल होता है, कोई एग्जाम दिया जाता है, एक तरीके से कहीं सिलेक्शन किया जाता है, इसी तरह से जब आप एमपी और एमएलए बनते हैं तो भी एक प्रक्रिया है। मतलब हर कोई जाके एमपी एमएलए, हर कोई जाके जज नहीं बन जाता है, एक प्रक्रिया के थ्रू वो निकलता है और उसके बाद जाके वो बनता है। आईपीएस की बात करें, आईएएस की बात करें तो एक परीक्षा का उन्हें जो है उससे निकलना पड़ता है, उसमें अगर वो पास होते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करें जर्नलिज्म की, तो मात्र डिग्री होना ही क्या एक जर्नलिस्ट बना देता है क्या? मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पे कोई एक ऐसी प्रक्रिया हो कि भाई आप यहां से उत्तीर्ण होकर आओगे तो आप एक जर्नलिस्ट कहलाओगे, तो आपका एक उस पंक्ति में नाम आएगा जहां पे बाकी 3 स्तंभों का नाम भी आता है। हो सकता है आप लोग मेरी बात से इतना ताल्लुक ना रखते हो, लेकिन मेरे निजी सोच है, मेरे निजी ख्यालात हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो मुझे यकीन है कि जो बाकी 3 स्तंभों को जो मान सम्मान दिया जाता है, वो एक जर्नलिस्ट को भी, एक पत्रकार को भी, एक मीडिया हाउस को भी उसी नजर से देखा जाए। और इन तीनों में एक और बात मैं बताऊं कि जिन 3 स्तंभों में जब कोई बन के आता है तो एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, चाहे वो एमपी का हो, एमएलए का हो, या कोई मंत्री बन रहा हो, या कोई जज भी बनता है तो एक शपथ ली जाती है, आईएएस आईपीएस में भी। पर जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और जहां की ये सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस चीज की, मतलब ये एक ऐसा स्तंभ है जिससे बाकी लोकतंत्र की सारी प्रणालियां चल रही हैं। अगर ये सही तरीके से अपना काम करे, कि जैसा जो करेगा वो मरेगा। जो इंसाफ की बात में
मुझे यकीन हो गया है, जब तो मैं इंसाफ की बात करूंगा। जब इंसाफ करने वाला कोई मुझे दिखाई देगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मोदी जी इंसाफ करें। करतार जी, इधर से विनीश बोल रहा हूँ। जी विनीश। करतार जी, किस तरीके का आपके चैनल की रूपरेखा है, पहले बताइएगा। किस तरीके से आप इंसाफ दिलाएंगे? कहते हैं कि इंसाफ खबरों से होता है, न्यायालय से होता है, पुलिस से होता है, या सिर्फ ये क्राइम का चैनल है, या पॉलिटिकल है, या फिर कुछ और भी है? ये थोड़ा सा रूपरेखा बताने की आवश्यकता है ताकि समझ आए। भाई कहते हैं, बुद्धिजीवी भाई है मेरा, अभी इस चैनल के संचालन करने वाले व्यक्ति ने, जो परमात्मा ने मुझे बेटा के रूप में दिया है, उसने बोला ये चैनल सबके साथ चलेगा, इंसाफ की बात करेगा, और जिस भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा होगा उसको दिलवाने की काम करेगा। चाहे हमें बुद्धिजीवी, बड़े वकील, बड़े अफसर, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े, लेकिन इसके माध्यम से हम उनको इंसाफ दिलवाएंगे। और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। कहते माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, और घड़ा नहीं तो थोड़ा। तो मनमोहन ने जो यहाँ पे कसम खाई, उस कसम से बड़ी कसम अगर उस परमात्मा का पूत है, उसके लिए और कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो ये तो आपको भरोसा कर लेना चाहिए कि अगर करतार सिंह के बेटे ने ये कसम खाई है कि इंसाफ दिलाने के लिए काम करेंगे, और वो मैंने आपको बता दिया, हम काम तो कर सकते हैं, हम इंसाफ की बात कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ तो या तो कन्हैया करेगा या मोदी जी करेंगे। तो मुझे दिखाई देता है कई बार सब तरह की बातें होती हैं। हम सदा मजा कांग्रेस में नेहरू जी के टाइम से, हमारे पिताजी कोई राजनीतिक नहीं थे, लेकिन नेहरू जी से मिलने जाते थे और नेहरू जी को अपने गांव में लेके आए। तो मैं एक जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी बात है। गांधी जी ने इंसाफ की बात की, गांधी जी नेहरू जी को साथ लेके आए, इस देश को आजाद करवाया, और वो गांधी जी जो काम करना था उसे पूरा कर गए। लेकिन आज मुझे नजर आता है, क्या नजर आता है, कि जो दिखाई देता है वो नहीं कुछ और होता है। तो जो लोग, ये संसार के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग जो सोच रहे हैं, सब तरह की कई बुराइयां भी करते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ आती है कि कई बार अच्छाई के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई बार बुराई भी करनी। अगर इंसाफ दिलाना है तो उसके लिए किसी को सजा भी देनी पड़ेगी। तो ये इंसाफ दिलाने के लिए भाई की बात का जवाब है, और कोई भाई और आगे पूछे और मैं बताऊं। मैं तिलक बिलोड़ी हूँ, इंसाफ टाइम्स न्यूज़पेपर से। अच्छा जी। चैनल का स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? स्टूडियो कहाँ स्थापित करेंगे भाई? स्टूडियो तो अभी जो ना गेटर क्लास में एक छोटा सा हमारा एक फ्लैट है, उसी में बना दिया है। लेकिन अगर आपने और परमात्मा ने हमें शक्ति दी इस इंसाफ दिलाने के चैनल को चलाने के लिए, तो हम राजा आनंदपाल के वंशीज हैं, उनके गांव अनंतपुर है, उसी के साथ में सूरजकुंड रोड पे ही इसका स्टूडियो बनाए। सवाल कर रहे थे तो मैं कह रहा था अभी कि मनमोहन को जो है वो, क्योंकि जो आज इस चैनल का
श्री गणेश करने आए तो काले कन्हैया थे, तो वो भी कृष्ण ही थे। तो उनके रूप में आपके बीच में कन्हैया है। मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है ज्यादा, और वो इतनी दूर से अपनी मीटिंग छोड़ के, तो वो मैं कहूंगा कि वो भगवान की मर्जी थी, और अपने नाम से ही उनने जज साहब को भेजा। कृष्ण उनका नाम है, और कृष्ण भगवान का ही ये काम है। साफ दिल के साथ उन्होंने जो अपनी भावनाओं को रख दिया, भावनाओं के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे साथी थे, हमें पता भी नहीं था कि कोई कार्यकर्ता भी है बीच में कार्यकर्ता भी बता दिए गए, तो ये एक अच्छी बात थी। वो साफ दिल का व्यक्ति ये सब बातें कर सकता है, क्योंकि आज एक चैनल की आपने शुरुआत करी है जिसे इंसाफ की बात नाम दिया है। मैं शुभकामनाएं दूंगा पूरा बनाना परिवार को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एक सोच लेकर के आ रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में मीडिया के माध्यम से भी इंसाफ किया जाएगा, और मीडिया के माध्यम से अगर इंसाफ होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर दृश्य हमें देखने को मिलने वाला है। देखिए, एक मैं तो आग्रह कर सकता हूँ, क्योंकि चैनल चलाने वाले जो लोग हैं, अगर उसे एक अच्छी दिशा देंगे, अच्छी सोच देंगे, पत्रकारिता वैसे जो व्यवसाय है ये बात झुकलाई नहीं जा सकती है, लेकिन उस व्यवसाय के अंदर भी अगर प्रॉपर तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम होगा। अगर इस तरीके से इस सोच के साथ हम आगे चलेंगे कि मुझे हर उस दबे कुचले की आवाज उठानी है जिसकी आवाज कोई बन नहीं पा रहा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दबा कुचले का मतलब ये नहीं होता कि गरीब, दबा कुचले का मतलब होता है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और दबा कुचला एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, एक बड़ा नेता भी हो सकता है, और किरदार बनाना जी की बातों में जो दर्द था वो आप आराम से समझ सकते हो। मैं समझ पा रहा था उस बात को, मैंने आंखें भी बंद कर ली थी कुछ देर के लिए, कान नहीं बंद कर सकता था, सुन सकता था, तो मैंने एहसास किया वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर उसके अधिकारों का दबाव होता है, या उसकी भावनाओं का दबाव होता है, या उसकी सोच, जिस सोच के साथ वो आगे चलना चाहता है उस सोच में कोई ब्रेक लगाता है, तो नो डाउट उसकी आवाज को उठाना भी तो किसी का धर्म है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इंसाफ की बात जो है वो सभी की बात होगी। वो मुझे लगता है क्योंकि बनाना साहब बहुत ही साफ दिल के हैं, शुद्धता के साथ बोलते हैं, तो ये बनाना साहब ये बात जब हम भी कोई चैनल शुरू करते हैं तो मुझे लगता है हम भूल जाते हैं चैनल मेरा है, और ये भूलना भी पड़ता है। या कोई न्यूज़पेपर शुरू करते हैं तो हम कई बार क्या होता है कि एडिटर को रखते हैं, और एडिटर के पास सारे अधिकार होते हैं, कई बार को एडिटर लड़ भी पड़ता है अपने मालिकों के साथ कि भाई ये पत्रकारिता नहीं हो सकती मुझसे, अगर कोई खबर मेरे पास आ रही है उस खबर को मैं जनता तक पहुंचाऊंगा। हाँ, आपको ठेस पहुंचती है तो मैं आपको भी ठेस पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा पत्रकारिता का धर्म है। और मुझे ये उम्मीद है क्योंकि इतनी बड़े अच्छा प्लेटफॉर्म आपने डिजिटल का तैयार किया है, एक नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी होता है। नैरेटिव तो दो तरीके के होते हैं, आपको भी पता है। आज बड़ी अच्छी बात कृष्ण भगवान की कही, तो मैं उसी से जोड़ता हूं कि भगवान कृष्ण जो गीता के अंदर लिखा है या महाभारत में जो हुआ, इसके भी दो नैरेटिव थे, अब देखने वाले के ऊपर थे। भगवान कृष्ण ने उस चौसर को भी ठीक बता दिया था जिसके अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आप देखिए, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता, उसके ऊपर बात की जाती है तो यह व्यक्त की जाती है कि दुर्योधन ने चीरहरण किया था, लेकिन उस चीरहरण की आजादी किसने दी थी ये कभी भी विषय नहीं बनता। तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण ने जैसा नैरेटिव सेट किया वैसा ही आगे तक चलता चला गया। हमें वो नैरेटिव सेट करना है, वो नैरेटिव जिस नैरेटिव में अगर आप समझते हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव भी है, मैं बिल्कुल मैं सरकार का हिस्सा हूं, बावजूद उसके इस बात को बोल रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि मेरे ऊपर एक दबाव भी है, मैं इस खबर को नहीं चला सकता, अगर आप खबर को नहीं चला सकते तो नैरेटिव को चला सकते हैं। नैरेटिव से भी लोगों की समझ में आ जाता है, वो मजबूरी समझ में आ जाती है। अगर आपको लगता है कि पहले की सरकार और मौजूदा सरकार में मैं तुलना करूं, तो तुलना करने के लिए भी आप एक नैरेटिव चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको आंकड़ों में जाना पड़े। तुलना करने के लिए क्योंकि आपकी बोली हुई बात
जनता तक पहुंचती है, जनता उस बात का एहसास करती है। और मैं शुभकामनाएं दूंगा, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक ऐसी पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है कैबिनेट में, जिस पॉलिसी के तहत आने वाले भविष्य में जो हम डिजिटल चैनल जैसे कहते हैं, यूट्यूब के चैनल, फेसबुक के चैनल, इन सबको भी अब हम एम्पैनल करने वाले हैं। और उसको भी जैसे बड़ी अखबार को, बड़े न्यूज चैनल को एडवर्टीजमेंट मिलती है, वैसे इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट अब यूट्यूब चैनलों और फेसबुक चैनल को भी मिलने वाली है। दूसरी बड़ी उपलब्धि आज मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर ये घोषणा कर दी है कि अब पत्रकारों की जो मासिक जो पेंशन होगी, जिनकी पेंशन बंधेगी, उसकी भी हमने सीमा बढ़ा दी है। तो आज देखिए दो काम ऐसे किए हैं जो मीडिया में जिन लोगों ने माइक उठाया था लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उनकी सुनवाई भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कर दी। तीसरी बात, थोड़ी देर पहले बात आ रही थी, हम डिजिटल की बात कर रहे थे। देखिए आने वाले वक्त में मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई यहाँ बैठे हैं जो डिजिटल के अभी उन्होंने पोर्टल शुरू करे हैं। आने वाले वक्त में बड़ी सारी चुनौतियां आने वाली है, ये ऐसी पत्रकारिता चल नहीं पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने हाई लेवल के ऊपर जाकर के बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां काम कर रही हैं कि जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, जो आप सोचते हैं उससे पहले वो डिलीवर कर दिया जाता है। अभी तो आप सोच रहे थे उससे पहले डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसी फील्ड के अंदर जहां पर वो डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाए, उसमें उन पत्रकारों का सर्वाइव करना जो अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने पत्रकारिता ज्वाइन करी है। क्योंकि पत्रकारिता दो तरह की होती है, मैं मानता हूं इस बात को। सर्टिफिकेट लेने के बाद भी कई लोग पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं। और पहले अगर आप पीछे कुछ टाइम पहले जाएंगे तो ये मास कम्युनिकेशन वगैरह होता ही नहीं था, केवल ग्रेजुएशन होती थी। आर्ट्स के बेस पर लोग पत्रकारिता करते थे। अगर आप एक लॉ कर रखिए तो लॉ के बेस पर लॉ की पत्रकारिता कर सकते हैं। अब तो पत्रकारिता में डॉक्टर भी होते हैं क्योंकि मेडिकल की भी पत्रकारिता होती है, और पत्रकारिता के अंदर एंटरप्रेन्योर भी होते हैं क्योंकि बिजनेस की पत्रकारिता होती है, और पत्रकारिता के अंदर किसान भी होते हैं क्योंकि कृषि की भी पत्रकारिता होती है। ये इतना बड़ा फील्ड है क्योंकि हम इसको समझ देते हैं छोटा सा। हम कई बार इसमें छोटी छोटी बातों में कि हम आपकी आवाज उठाएंगे, केवल ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता है समाज के अंदर किसी का उत्थान हो सके, उसके ऊपर उसके पीछे की कोई अगर वजह है, उस वजह को उन तक लेकर के जाओ। सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है, कोई योजना लेके आ रही है, अगर उस योजना को आप जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। तो उस गैप को खत्म करने के लिए, उस ब्रिज को खत्म करने के लिए भी पत्रकारिता को एक बड़ा अहम रोल अदा करना पड़ेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ मनमोहन जी को और प्रताप राणा जी को, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और उम्मीद करता हूँ एडिटर से और पूरे स्टाफ से कि उस प्लेटफॉर्म का उचित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। बेहतर क्रिएटिविटी के साथ अच्छी डिलीवरी की जाएगी, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, बेहतर तरीके से अगर आपने हमारे मैसेज को जनता तक पहुंचाया तो मुझे लगता है कि इंसाफ की बात एक बड़ा जिसे कहते हैं आने वाले वक्त में ब्रांड साबित होगा, जिसका लोग इंतजार करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कोई एक नई खबर हमें सुनने को मिले। वेरी ट्रू श्री राजीव देख लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट आप मंच पे रहिए। मैं गुजारिश करूंगी चैनल के जो डायरेक्टर हैं मनमोहन सिंह भड़ाना जी से कि आप इस मौके पर, खास मौके पर एक मोमेंटो और शॉल देकर आपका सम्मान करिए। और आप सभी से गुजारिश, क्योंकि मैं बार बार कर रही हूँ, कार्यक्रम में जोश तभी आएगा जब आपकी तालियां बजेंगी। जोरदार तालियों से इस उत्साह को कम ना होने दें, क्योंकि ये मौका बेहद खास है। क्योंकि किसी भी चीज का आगाज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें उत्साह जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री राजीव जेटली जी आपका इतने अच्छे शब्दों के लिए। और जैसा कि आपने जर्नलिज्म के लिए कहा कि